हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्ली फाइनेंशियल आजादी में। आज हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की। तो देखिए, सबसे पहले हम जून महीने का जो डिविडेंड है वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। फंड के बारे में कुछ बेसिक चीजें आपको बताएंगे और फंड का परफॉर्मेंस बताएंगे। यहां पर हम शॉर्ट टर्म का परफॉर्मेंस इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं दोस्तों। टॉप 10 स्टॉक्स कौन से हैं आज की तारीख में एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में, वो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे और लास्ट में फाइनल कमेंट्स एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड पर। तो दोस्तों, लास्ट तक देखते रहिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए। अब दोस्तों, आपको सबसे पहले जून महीने का डिविडेंड बता दे। जून महीने में भी 23 पैसा पर यूनिट का डिविडेंड है, 0.23 पर यूनिट आपको डिविडेंड मिलेगा। अप्रैल महीना, मई महीना, जून महीना सेम डिविडेंड है दोस्तों। कंपनी ने ना डिविडेंड बढ़ाया है ना कम किया है। अप्रैल से पहले 0.31 पर यूनिट डिविडेंड मिलता था। अब अप्रैल से पहले यानी मार्च महीने तक, उसके बाद कंपनी ने डिविडेंड को कम किया हुआ था। तो ये चीज को आप जरूर नोट करके रखें। आज की तारीख में जो करंट एनएवी है डिविडेंड प्लान की, वो है 20.84 और जो रेगुलर प्लान है उसका है 173.53। ये 29 जून का लेटेस्ट डेटा हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। रिकॉर्ड डेट है डिविडेंड की 25 जून 2020। तो दोस्तों, अगर आपने 26 जून को एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड खरीदा है और डिविडेंड प्लान में इन्वेस्ट किया है तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। 25 तारीख को भी खरीदा है तो भी डिविडेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके रिकॉर्ड्स बुक में नहीं आया होता। इसीलिए दोस्तों, बेहतर यही होता है कि 2-3 दिन पहले से ही इन्वेस्ट करके रखें। अगर सिर्फ डिविडेंड में ही आपको इंटरेस्ट है तो उसी सिचुएशन में ही आप ऐसा इन्वेस्ट करके रखें 2-3 दिन पहले। इसीलिए फाइनेंशियल एडवाइजर या जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर है उनको उस हिसाब से आप इन्फॉर्म करके रखें ताकि आपको डिविडेंड मिल जाए सही समय पर दोस्तों। तो ये चीज आप नोट करके रखें। अब यहां पर भी एक चीज इंपॉर्टेंट है, समझने जैसी है, कि पहले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता था, यानी जो भी डिविडेंड आता था उसमें जो कंपनीज होती थी पहले ही गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देती थी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। लेकिन इस बार डीडीटी जो है वो एबॉलिश हो गया है। तो अभी सिर्फ टीडीएस काटा जाएगा। टीडीएस 10% काटने की बात थी, लेकिन ये कोविड के कारण सरकार ने फिर से घोषणा की है कि वो टीडीएस है 7.5% ही कटेगा। तो दोस्तों, आप जरूर बताइएगा जब आपका डिविडेंड आएगा कि आपका टीडीएस 10% कटा है या 7.5% कटा है दोस्तों। तो वो बिल्कुल आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। अब दोस्तों, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड की आज की क्या स्थिति है? 80.65% इक्विटी में पैसा है, 16.71% डेट में पैसा है दोस्तों, और बाकी का जो पैसा है वो कैश में कंपनी ने रखा हुआ है। आज की तारीख में 65 स्टॉक्स है, यानी इक्विटी स्टॉक्स, जहां पर कंपनी ने इन्वेस्ट किया हुआ है। इस जगह में 80% जहां पर आप देख रहे हैं, टोटल 65 स्टॉक है। और जो टॉप 10 स्टॉक्स है जो हमने आपको पहले बताया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टोटल पोर्टफोलियो का 53% वो 10 स्टॉक्स है दोस्तों। यानी ये जो 80% आप जो देख रहे हैं, इसका 53% यानी 40-41% पूरा पोर्टफोलियो है उन 10 स्टॉक्स का है दोस्तों। तो इसीलिए वो 10 स्टॉक अच्छे से परफॉर्म करे तो ये एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड भी अच्छा परफॉर्म करेगा दोस्तों। और सभी इन्वेस्टर यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा से अच्छा परफॉर्म करे ताकि फ्यूचर में फिर से डिविडेंड बढ़ जाए, 0.23 से 0.31 हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए। लेकिन उसके लिए स्टॉक्स का और जो बॉन्ड्स हैं उनका ठीक ठाक परफॉर्मेंस भी जरूरी है दोस्तों। तो वो चीज ध्यान में रखिए। ये सब 10 स्टॉक हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। और जहां तक बॉन्ड्स की बात है, जो ये 16.71% जो डेट है, यहाँ पर 29 बॉन्ड होल्डिंग्स है आज की तारीख में एचडीएफसी बैलेंस्ड फंड की दोस्तों एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का शॉर्ट टर्म का परफॉर्मेंस बताते हैं। देखिए, यहां पर कैटेगरी हमने ली है डायनामिक एसेट एलोकेशन, मॉर्निंग स्टार से ये डेटा हमने लिया हुआ है दोस्तों। 29 जून का ये डेटा है, बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है। डिविडेंड प्लान का परफॉर्मेंस है दोस्तों। तो एक महीने में यानी 29 मई से 29 जून जो फंड का जो रिटर्न है वो है 6.45% और कैटेगरी का रिटर्न है 4.73। यानी कि फंड ने कैटेगरी को बीट किया है, यानी फंड ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, जो कि अच्छी बात है दोस्तों। 3 महीने का यानी मार्च 29 से जून 29, फंड का जो रिटर्न है वो है 15.29%, कैटेगरी का है 12.08। तो फंड ने यहां पर भी आउट परफॉर्म किया हुआ है। तो एक चीज हमको इन्फॉर्म हो रही है, समझ में आ रही है
कि शॉर्ट टर्म में फंड अपनी कैटेगरी को बीट कर रहा है, परफॉर्मेंस ठीक ठाक कर रहा है। लेकिन वाईटीडी का मतलब है जनवरी 1 से परफॉर्मेंस, जनवरी 1 2020 से अभी तक का परफॉर्मेंस। देखिए फंड -15.69% है, और वहीं पर कैटेगरी देखिए, कैटेगरी का है सिर्फ -4.3%, यानी फंड बुरी तरह से अंडर परफॉर्म किया है, -11%। तो यहां फंड वाईटीडी में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। और वहीं एक साल में परफॉर्मेंस देखिए -18.6% है, और कैटेगरी का रिटर्न ऑलमोस्ट जीरो है, यानी 0.55। तो यहां पर फंड ने बहुत ही खराब परफॉर्म किया हुआ है। तो दोस्तों एक चीज समझ में आ रहा है, एक साल और वाईटीडी में खराब परफॉर्मेंस है, लेकिन शॉर्ट टर्म में फंड थोड़ा धीरे धीरे परफॉर्म कर रहा है। इसीलिए अगले 2-3 महीने, कम से कम सितंबर अक्टूबर तक और ज्यादा क्लैरिटी आएगी, और हमको पता चलेगा कि क्या सही में फंड ने अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया है कि नहीं। अब दोस्तों यहां पर एक डिस्क्लेमर दे दे कि कभी भी म्यूचुअल फंड का शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस देख के इन्वेस्ट ना करें, बहुत गलत ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है। लॉन्ग टर्म रिटर्न भी देखे, और जो बाकी सब चीजें हैं, रिस्क की चीजें, फंड मैनेजर, फंड हाउस, वो सब देखे। जो हमारे जो पुराने व्यूअर्स है उनको पता है, हम पूरी 5-6 चीजों पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब चीजों को लेकर हम रिव्यू करते हैं दोस्तों। तो इसीलिए ये सिर्फ दिखाने का यही ऑब्जेक्टिव था कि फंड धीरे धीरे परफॉर्म कर रहा है, लेकिन फिर भी एक साल का परफॉर्मेंस तो खराब ही है। कौन से 10 स्टॉक है देखिए, सबसे पहले है आईसीआईसीआई बैंक, 7.72% है टोटल एसेट्स का। फिर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर है लार्सन एंड टूब्रो, फिर है आईटीसी एफएमसीजी में, फिर है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी, फिर है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, फिर है कोल इंडिया, फिर है इंफोसिस, फिर नवा नाम है अरविंदो फार्मा, और लास्ट में है रिलायंस इंडस्ट्री। तो दोस्तों ये 10 स्टॉक है जो 53% इक्विटी पोर्टफोलियो का हिस्सा है। और अगर आप ओवरऑल पूरे फंड की बात करें, एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, तो 40-41% ये 10 फंड ही परफॉर्मेंस करके लाते हैं। तो फंड तभी अच्छा करेगा जब ये 10 स्टॉक में से कुछ फंड बहुत अच्छे से चलने लगे, या यूं कहें कि सब दौड़ने लगे दोस्तों। अब आपको बताते हैं कि फंड मैनेजर साहब मिस्टर प्रशांत जैन जो है, इनके फंड मैनेजर बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, उन्होंने जो मई का महीना था उस महीने में क्या खरीद बेच किया हुआ है इस फंड में, जो इंपॉर्टेंट खरीद बेच है वो आपको बताते हैं। तो दोस्तों खरीदी जो फंड में हुई है वो देखिए, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, बीपीसीएल, आरईसी, अंबुजा सीमेंट, ल्यूपिन, एनएचपीसी, एसबीआई कार्ड्स। तो दोस्तों ये सब नई खरीदी नहीं है, ये सब पुरानी खरीदी ही है, लेकिन यहां पर उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है। तो ऐसा नहीं समझे कि उन्होंने मई के महीने में या अप्रैल के महीने में नया खरीदा है। देखिए एक एसबीआई कार्ड्स नया हो सकता है जो उन्होंने मार्च में खरीदा था, लेकिन उसके अलावा ये सब बाकी के स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में है ही, बहुत समय से है ही। यहाँ पर और ज्यादा खरीदारी उन्होंने की है। और एक चीज और जो कॉमन थीम जो समझ में आ रही है वो है, ये सब नहीं, मैक्सिमम पीएसयू स्टॉक्स है दोस्तों। पीएसयू यानी गवर्नमेंट ओन्ड स्टॉक है, जो कि आज की तारीख में बहुत ही अंडर वैल्यूड है, बहुत ही डीप वैल्यूड है। और दुख की बात यही है कि वो स्टॉक्स चल नहीं रहे हैं, और चूंकि वो चल नहीं रहे हैं, यही एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि फंड थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है दोस्तों। अब प्रॉफिट बुकिंग कहां हुई है? इंफोसिस में, रिलायंस में, सिप्ला में। अब दोस्तों यहां मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, ये तीनों के तीनों स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो में उनके, उन्होंने थोड़ा सा अपना पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुकिंग, मतलब थोड़ा उन्होंने बेचा है, थोड़ा जैसे ऊपर आपने देखा थोड़ी बाइंग की है, यहां पर थोड़ी सी सेलिंग की है। तो हो सकता है अगले 1-2 महीने में यहां पर भी बाइंग हो जाए, या ऊपर में जो देखा है वहां सेलिंग हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये जस्ट थोड़ी बहुत सेलिंग उन्होंने की है। लेकिन पोर्टफोलियो से टोटल किसी को अगर हटाया है तो वो है कोचिन शिपयार्ड, जो कि वो भी पीएसयू है, और दूसरा सन फार्मा। टोटली बेच दिया है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है सन फार्मा, इसको अपने पूरे पोर्टफोलियो से सोल्ड कर दिया है, सेल कर दिया है टोटली दोस्तों। अब दोस्तों फाइनल कमेंट्स देखिए, डिविडेंड एश्योर्ड नहीं होते हैं, ये सब डिपेंड करता है मार्केट सिचुएशन पर। तो दोस्तों भविष्य में डिविडेंड बढ़ भी सकता है, अगर स्टॉक्स या बॉन्ड्स जो है अच्छा चले, अच्छा सब कुछ हो, कोई चिंता नहीं हो, तो डिविडेंड मिल भी सकता है। लेकिन कोई इसका श्योरिटी नहीं होती, एश्योरेंस नहीं होता। अगर कोई आपको ये कहकर बेचता है तो अपने एडवाइजर को जल्दी चेंज कर दीजिए, वो मेरा बहुत पर्सनली मानना है दोस्तों। लेकिन जी हाँ, फाइनेंशियल एडवाइजर का वही काम है कि
कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं देने का। तो यहाँ पर डिविडेंड मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भविष्य में क्या होगा उसकी श्योरिटी नहीं है, वो चीज आप जरूर ध्यान में रखें। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वन सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड ना करें, सिर्फ डिविडेंड आपको मिलेगा उससे आपका घर चल जाएगा, वो सही स्ट्रेटेजी नहीं है। आप यहाँ पर एसेट एलोकेशन जरूर फॉलो करें, वो बहुत जरूरी है। हम सब वीडियोस में यही बताते हैं एसेट एलोकेशन का फॉलो करना। तो इसीलिए 3-4 जगह में आप इन्वेस्ट करके रखें, सब एसेट में करें, म्यूचुअल फंड्स में करें, एफडीज में करें, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से करें दोस्तों। जैसे एक हम रिस्क प्रोफाइल में बताते हैं, जैसे स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप बहुत ही रिस्की कैटेगरी है, तो जो सीनियर सिटीजन है तो वो स्मॉल कैप से बचे रहे। लेकिन ये जो बैलेंस्ड फंड है यहाँ पर इक्विटी और डेट दोनों होता है, तो यहाँ पर सीनियर सिटीजन इनफैक्ट वहां पर उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया भी होता है, तो किसी वहां पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो दूसरे भी जो एफडीज होती है या फिर पोस्ट ऑफिस होता है, वहां पर भी अपना पैसा सीनियर सिटीजन डाले अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। इनफैक्ट बैलेंस फंड में डालना है तो डेट फंड में भी डाले, बैलेंस फंड में भी डाले, बैलेंस फंड में भी 2-3 दूसरे फंड्स में भी डाले, ताकि आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो सके। तो वो चीज समझना जरूरी है, और उसके लिए आपको अपने एडवाइजर के साथ बैठना, जो फाइनेंशियल प्लानर है उसके साथ बैठना जरूरी है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, अगर अच्छा लगा दोस्तों तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद आपके टाइम के लिए।